सभी दर्शकों से मैं डॉक्टर कमल किशोर नावंदर, डॉक्टर नावंदर होलिस्टिक वेलनेस सेंटर की ओर से विनम्र अभिवादन करता हूं। साथ ही आप सभी को आज का विजयादशमी पर्व और आज से दीपावली के मंगलमय पर्व की शुरुआत, और मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना की विदाई की शुरुआत, इस चीज़ की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और साथ ही आपको उत्तम आरोग्य मिले, आपका जीवन पूर्ण हो, आपका शरीर निरोगी हो और साथ ही आपका जीवन आनंददायी के साथ में शक्तिपूर्ण हो, इसकी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज वेगन एक्सपो में जो आदरणीय श्री प्रदीप जी शाह, इन्होंने जो विषय रखा है, मुझे विषय दिया है कि निरोगी रहना बहुत सहज है और रोगी होना बहुत मुश्किल है। शायद आपको ये सुनकर कुछ असहजता होगी कि भाई रोगी होना ये तो मनुष्य का जीवन का एक पार्ट है, ऐसी हमारी सामान्य मनुष्य की सोच है। लेकिन मैं मेरे अनुभवों से, मेरे संशोधन से, मेरे संपर्कों से, मेरे अध्ययन से मैंने ऐसा पाया है कि निरोगी रहना बहुत सहज है और रोगी होना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये संभव नहीं है। हम लोग रोगी स्वयं के कर्मों द्वारा, स्वयं के कर्तृत्व द्वारा होते हैं, लेकिन इसे प्रारब्ध का नाम देते हैं। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हम रोगी क्यों हुए। अगर इसके हम गहनता में जाए, थोड़ा सा जो दायरे में, जो सिस्टम में जो बातें हमारे सामने हैं कि औषधि से रोग दुरुस्ती, इस बात को भूल जाए और हम समझे कि क्या हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है उसका अगर प्रमाण, उसका अगर बैलेंस हमने सही रखा तो क्या हम आजीवन निरोगी रह सकते हैं। मेरा, हमारी डॉक्टर नावंदर एसोसिएशन वेलनेस सेंटर की संपूर्ण टीम का ऐसा मत है कि निरोगी रहना बहुत सहज है और रोगी होना बहुत मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा इसके आगे आपको कि रोगी होना माने रोगों को हम खरीदी करते हैं, माने वी आर परचेसिंग द डिसीजेस। वो कैसे, इसको हम सूक्ष्मता से और बारकाई से और एक सहजता से, सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमें भूख नहीं लगती और हम भोजन कर लेते हैं, क्या यह अनैसर्गिक कृत्य नहीं है? तो निश्चित रूप से यह अनैसर्गिक कृत्य है। आज के समय हमारी भोजन शैली भूख के साथ नहीं है, घड़ी के कांटों के साथ चलती है। दोपहर का 9 बजे ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टाइम, दोपहर का 1 बजे लंच टाइम और दोपहर को 4 बजे ब्रेकफास्ट कुछ लेना, हल्का फुल्का नाश्ता, रात में डिनर। तो हम घड़ी के साथ में हमको सेट किए हैं। भूख हमारे मेंटल साइकोलॉजी से जुड़ी है। हमें भूख लगती है या नहीं, हमारा शरीर खाने को डिमांड करता है कि नहीं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पचाने के लिए तैयार है कि नहीं, इस बारे में हम कतई सोचते नहीं हैं। तो मुझे लगता कि यही हमारा नेचर के साथ में हमारे बिहेवियर की कंट्रोवर्सी हो रही है, हमारे कार्य पद्धति की कंट्रोवर्सी हो रही है। हमें निश्चित रूप से ये सोचना है कि हमारी जीवन शैली नेचर के साथ जुड़ी हो। वो कैसे? हमारा जो ये शरीर है पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत माने क्या? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 तत्वों द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। अगर इस 5 तत्वों को आप बैलेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से आप रोगी अवस्था से बहुत दूर होंगे। तो वो कैसे? आकाश माने ये जो खाली है, स्पेस है। इस स्पेस के समय हमने रात के डिनर से लगाकर तो सुबह के 14 घंटे ये पीरियड होने तक के किसी भी प्रकार का इंटेक ना ले। इसे हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आकाश तत्व का है, ये बात और है। आयुर्वेद प्रणाली में आकाश तत्व का ये बोल रहे हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के साथ में हम कोरिलेट करें, हमारे बॉडी के साथ हम कोरिलेट करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हम कोरिलेट करें, तो हमने जो रात का डिनर लिया है उसे डाइजेस्ट होने के लिए माने मुंह से लगाकर तो रेक्टम तक की प्रक्रिया के लिए कम से कम 14 घंटे का एक पीरियड चाहिए। तो हमने इस 14 घंटे में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब भी चाहे
नाम मात्र 2 और भी कुछ खा ले, खाते से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसे जो डाला है उसे पचाने के लिए सिक्रेशंस, एसिड्स, अल्कलाइन ये छोड़ना पड़ता है ताकि उसे काम करना पड़ता है। एक तरफ अगर कोई भी काम सुचारू रूप से करना है तो हमें एक काम पर कंसंट्रेशन करेगा। आप मल्टीटास्क एक साथ नहीं कर सकते। अगर ढंग से अगर काम करना है, लगन से, मेहनत से, कंसंट्रेशन से हमको एक ही काम करना है, तो हमारे शरीर के लिए भी वही नियम लागू है। तो हमने निश्चित रूप से 14 घंटे तक के किसी भी प्रकार का आहार लेना नहीं चाहिए। उसके पश्चात आता है वायु तत्व। वायु तत्व माने क्या कि भाई वायु के द्वारा जिन चीज़ों का पोषण होता है, उदाहरण के तौर पे जो झाड़ों की पत्तियां हैं उन्हें वायु और सूर्य प्रकाश के द्वारा पोषण मिलता है, उसी से उनका निर्माण होता है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो कोई भी झाड़ पनपेगा नहीं, कोई भी पौधा पनपेगा नहीं। माने वायु और सूर्य का इतना बहुत बड़ा रोल है। यही नहीं, एक बड़े पौधे के नीचे छोटा पौधा आप लगाएंगे तो भी पनपेगा नहीं। तो इसलिए हमें वायु तत्वों का निर्माण पत्तियों के द्वारा परिपूर्ण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वायु तत्व का प्रमाण? क्योंकि वो पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक ऐसा घटक है जिसका हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर सेम है। इसे ग्रीन ब्लड कहा जाता है, हमारे ब्लड को रेड ब्लड कहा जाता है। इसलिए हमने हरी पत्तियों का जूस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यही नहीं, हरी पत्तियों की जूस को ये लैक्सेटिव का भी काम करता है, ये हमारा क्लींजर भी है। इसके अलावा क्लोरोफिल नाम का जो हमें द्रव इसमें से मिलता है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जो आज का दौर चल रहा है, वैश्विक महामारी जिसको हम कहेंगे कोरोना, कोविड-19, इसके अंदर तो इम्यूनिटी का महत्व छोटे बच्चे से लगाकर 100 साल के वृद्ध तक के क्लियर हो चुका है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त नहीं हो सकेगा, और गलती से ग्रस्त भी हुआ तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। तो हमें क्लोरोफिल के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है। और एक छोटे से और सामान्य उदाहरण से हमें समझना चाहिए, तो जो प्राणी मात्र है, मनुष्य छोड़कर जो प्राणी मात्र है, उनका आहार जो नेचर ने दिया है वो ये सभी प्राणियों का आहार पत्तियां है। जो प्राणी पत्तियों का आहार करते हैं उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, वे रोगग्रस्त नहीं होते हैं। ये इतना ही नहीं, आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिसने पालतू जानवर है वो आपका रोगग्रस्त होगा, जो रास्ते पे घूम रहा है वो रोगग्रस्त नहीं होगा, जो नेचर के साथ में उसका डाइट ले रहा है वो रोगग्रस्त नहीं होगा। इसलिए आपको उस वायु तत्व द्वारा शरीर का वायु तत्व का जो एलिमेंट है उसको पूर्ण करना है। उसके पश्चात में जल तत्व लेना है। जल तत्व माने क्या? हमारा शरीर 70% पानी का बना हुआ है। इसमें पानी 70% है और 30% में ब्लड, मांस और हड्डियां है। तो इस 70% को 70% देंगे तो बैलेंस होगा ना। तो ये बैलेंस कैसा करना चाहिए? खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इसके अलावा मौसम्बी है, किन्नू है, संतरा है, ऐसे पाइनएप्पल है, जो भी फल है, हाँ, ऐसे फलों का हमने अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कोरोना के महामारी में विटामिन सी के लिए आप पाइनएप्पल का जूस लीजिए, मौसम्बी का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और पूरे भारत में नहीं, समूचे विश्व में विटामिन सी की गोलियां दी गई। तो मुझे बताइए, उस गोली से तो हमारा जूस नेचर का है। अगर हम नेचर से दोस्ती करते तो हमें गोलियां लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा कहने का जो मूल मुद्दा है कि रोगी होना बहुत मुश्किल है, निरोगी रहना बहुत सहज है। वो ऐसे कि अगर हम नेचर से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। इसी के साथ में अग्नि तत्व। अग्नि तत्व माने सूर्य, और सूर्य से, सूर्य के रोशनी से, सूर्य की उष्णता मान से जो चीज़ें पकती है उन चीज़ों का सेवन करें। इसके अंदर 2 बातें हैं कि जो फल रहते हैं, एक गूदेदार फल होते हैं, एक रसदार फल होते हैं। तो हमने गूदेदार फलों का भी जब जो सीज़न में आते हैं, जैसे अभी सीताफल का सीज़न चल रहा है, निश्चित रूप से खाना चाहिए। लेकिन गूदेदार फलों से भी अधिक मोस्ट इफेक्टिव रसदार फल ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग प्रोसेस में उनसे बहुत मदद मिलती है और न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बहुत अच्छे प्रमाण में मिलती है। तो हमने ऐसे समय उन फलों का, और अग्नि का माने सूर्य का, अगर हम सुबह की धूप में रोजाना 20 से 30 मिनट अगर बैठे तो निश्चित रूप से विटामिन डी की हमारे शरीर में कमतरता ही नहीं होगी। जिस प्रोसेस से B12 का निर्माण होता है वो प्रोसेस हमारे बॉडी की एक्टिव होगी। तो हमें रोज सूर्य के रोशनी में सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट तक के बैठना ही चाहिए। मैं इससे भी आगे की एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जिन लोगों
चाहे आपको ग्लूकोमा हो, चाहे आपको कैटरेक्ट हो, अगर आप सूर्य की त्राटक विधि करते हैं, शुरुआत में 1-2 मिनट से लगाकर 5 मिनट और 5 मिनट से 15 मिनट तक अगर करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में 10, 15, 20 दिनों के अंतर आपके स्पेक्ट का, आपके चश्मे का नंबर कम हो जाता है। तो मुझे बताइए, स्पेक्ट लगाना ये रोग है। हाँ, ये रोग हमें कैसे निर्माण हुआ? आंखों की रोशनी कम होने से। और अगर हम निरोग रहना, आंखों को अच्छे रखना है, अगर सूर्य त्राटक करें, उसके पश्चात सुबह उठने के बाद में मुंह में चुल्लू भर पानी भर के आंखों पे छपके लगाए। इसके अलावा जो हमारे जीवा पर, टंग पर सलाइवा रात में जमा होती है, सुबह के समय उठने के तुरंत पश्चात उस हमारे सलाइवा का हमारे आंखों में अंजन डाले तो हमारी रोशनी तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। करके देखने की छोटी छोटी बातें, और मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक कई समय पहले ये सारी बातें बताई हुई है। इसलिए आपको अग्नि तत्व का इस तरीके से लेना चाहिए। इसके पश्चात पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व माने अनाज का लेना। ये सबसे छोटी उंगली को निर्देशित किया पृथ्वी तत्व को। और क्यों छोटी तत्व, माफ कीजिएगा, छोटी उंगली को इसलिए किया है कि इसके वजह से हमने अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, लो क्वांटिटी में अनाज ग्रहण करना चाहिए। अनाज ग्रहण करना चाहिए। और कैसे अनाज क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी ये 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। 20% एसिडिक है मतलब ये जितने भी पल्सेस है, ग्रेन्स है, ये सारे के सारे एसिडिक है। इसलिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। सलाद, फल, जूसेस, इसकी मात्रा अधिक से अधिक होना चाहिए। माने 80% हम ये चीज़ें लेवे, 20% हमें ले। लेकिन हो क्या रहा है हमारी एक सारे विश्व में? देख लीजिए आप, चारों तरफ नज़र घुमा के देखेंगे, हम सभी लोगों की जीवन शैली कैसे हो रही है। पूर्णतः जो नेचर ने अपने को लॉस दिए है उसके अगेंस्ट में हमारी जीवन शैली हो रही है। उदाहरण के तौर पर हम एक सामान्य सभी लोगों की जीवन शैली क्या है? सुबह उठने के बाद में सुबह चाय लेना, या दूध लेना, या कॉफ़ी लेना। तो नेचर के हिसाब से हमारी सुबह की शुरुआत जो है, चाय माने उसके अंदर जो पत्ती डलती है, शुगर डलती है, और जो दूध है, शुगर और पत्ती, ये तो हाईली टॉक्सिन्स है, क्योंकि शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें टेनिन, ये सारे इतने सारे टॉक्सिन्स है। और दूध एक बार जब आप गैस पे रख देते हो वो भी आपका एसिडिक बन जाता है। कॉफ़ी की भी वही बात है, उसके पश्चात आपके चाय की भी वही बात है। तो हमें ये छोड़ना चाहिए। और उसके ऊपर हम तो ऊपर से क्या करते हैं, केवल चाय से हमारा होता नहीं है। हमारे मेडिकल प्रोफेशन से या सामान्य लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि चाय के साथ में मेरी के 2 बिस्किट खाइए डायबिटिक वालों के लिए। साहब वो मेरी नहीं है, मैदा जा रहा है आपके पेट में, शुगर जा रही है आपके पेट में, प्रोसेस फूड जा रहा है आपके पेट में। प्रोसेस फूड भी नहीं, प्रोसेस वस्तु जा रही है आपके पेट में। मैं फूड नहीं कहता हूँ पैकेट बंद चीज़ों को, इसलिए प्रोसेस वस्तु जा रही है। सुबह हम चाहे 80% अल्कलाइन की बात करते हैं और 20% एसिडिक की बात करते हैं, तो सुबह की हमारी शुरुआत इससे होती है जो कि 100% एसिडिक है। उसके पश्चात हम जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके ऊपर, अगर उपमा है तो उसके ऊपर जो धनिया डालते हो, मेथी डालते हो, उसको छोड़ दो। पोहा लेते हैं तो उसके ऊपर जो प्याज और तुम्हारा हरा धनिया होता है उसको छोड़ दो। इडली सांभर लेते हो तो सांभर को छोड़ दो। तो बाकी सारी चीज़ें एसिडिक लेते हैं हम लोग। उसके पश्चात हमारा जो लंच टाइम होता है उसमें दाल, चावल, रोटी, 3 चीज़ें होती है, उसके साथ सब्जी होती है। दाल चावल की रोटी की मात्रा 80% होती है और सब्जी की मात्रा 20% होती है। उसके ऊपर हमारे स्वीट डिज़ायर के कारण एक मीठा भी होता है जो हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता है। उसके पश्चात पापड़ नाम की एक चीज़ हो जाती है, 4 चीज़ें होती है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये 100% एसिडिक है। हम यहाँ पे ही नहीं रुकते। उसके पश्चात 4-5 बजे के बाद में हम देखते हैं कि हमें फिर से कुछ खाना का मन होता है। दोपहर में फिर से हमारी चाय, स्नैक्स आता है, वो भी सारा एसिडिक है। वही बात रात के भोजन में आती है कि हम सारी चीज़ें एसिडिक लेते हैं, केवल सब्जी के तौर पे, केवल सलाद के तौर पे, कि थोड़ी सी चीज़ें ये अल्कलाइन होती है। तो अगर हमारा शरीर 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है, और हम 80% एसिडिक ले रहे हैं और 20% अल्कलाइन ले रहे हैं, हम तंदुरुस्त रह ही नहीं सकते। हम तो रोगी होना ही होना है, क्योंकि हम इन चीज़ों पर रोजाना पैसा खर्चा करके डिसीज़ को परचेज कर रहे हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं, यहाँ परचेज कर रहे हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल में जाके भी उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट कैसी होना चाहिए किसी भी रोगी की, कि अगर वो जाए
तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने अगर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है तो 6 महीने में वो तंदुरुस्त होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर बीपी है, माइग्रेन है, आपको थायराइड है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी है, तो जिस दिन से गोली शुरू होती है तो उसका अंतिम समय तक के गोली चलती है। माने उसका आखिरी समय आ जाता है तो भी गोली बंद नहीं होती है, उसके जाने के दम निकलने के बाद में गोली बंद होती है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रणाली में कहीं तो भी कुछ तो भी लैक्यूना है। तो वो लैक्यूना क्या है? हम प्रकृति के अगेंस्ट में है, दवाओं के विरोध की बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपके पास में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या ऐसी 2 चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो आप अगर लॉन्ग टर्म तक के भी ले सकते हैं तो उसका शरीर पर दुष्परिणाम नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। इन चीज़ों को आप कुछ समय तक ले। ये औषधियाँ भी लाइफ टाइम नहीं हो सकती, चाहे आयुर्वेदिक रहे चाहे होम्योपैथिक रहे। और एलोपैथिक में लाइफ सेविंग ड्रग्स ये अतिशय आवश्यक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इमरजेंसीज में लिए मॉडर्न मेडिसिन के सिवा हमारे पास में किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है। ऑपरेटिव प्रोसेस है तो निश्चित रूप से उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक्सीडेंटल प्रोसेस है, 100% हमको वहाँ सरेंडर होना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, जब तक ऑक्सीजन का आप उचित निर्माण नहीं कर सकते आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपकी जीवन शैली नहीं बन सकती। आपकी जीवन शैली, आपका खान पान ही बनेगा। लेकिन पूरे विश्व में एक ही बात चल रही है, दवाई 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 दवाई। दवाई नहीं है, ये दवाई चल रही है आपकी। माने आप रोग को परचेज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने जिस 5 तत्वों से ये शरीर बना है उस 5 तत्वों का अगर अच्छे से वहन किया, बैलेंस रखा, आपके जीवन में अपनाया तो आप कभी भी रोगी नहीं हो सकते। इसके लिए मैं स्वयं, मेरा परिवार और मेरे कम से कम 1400 से 1500 रोगी पिछले 6 वर्षों का मेरा अनुसंधान है कि आप बहुत अच्छी जीवन शैली व्यतीत कर सकते हैं। बगैर दवाइयों के आप सहजता से जीवन जी सकते हैं, अपवादात्मक छोड़ के। अपवादात्मक माने कुछ ऐसी डिसीजेस होते हैं जिसके अंदर शायद आपकी गोली कभी बंद ना हो। लेकिन एक बात तो मैं आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ में बोलूँगा, उसके डोज निश्चित कम हो जाएंगे, लेकिन ये अपवादात्मक, ये रेगुलर लाइफस्टाइल वाली बात नहीं है। अधिकांश रोग 80 से 90% लोग आपके निश्चित रूप से चले जाएंगे अगर आप प्रकृति से दोस्ती रखते हैं और साथ ही होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों की मैं क्यों बात करता हूँ? मैं एक तो उस फैटर्निटी से हूँ, दूसरी बात आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये नेचर से निर्माण होती है। होम्योपैथिक दवाई तो उससे भी एक स्टेप आगे है। जो निर्माण होती है उसके अंदर दवाई का रूप बहुत सूक्ष्म होता है, जिसमें उसका निर्माण होता है। अगर 1 बूंद दवाई है तो 99 बूंद दूसरा उसका जो मीडिया है वो डाला जाता है। उसको स्ट्रोक देने के बाद में उसका दवाई का एक शक्ति माने 1 पोटेंसी का निर्माण होता है। इस प्रकार उस 100 में से पुनः 1 बूंद दवा लिया जाती है, फिर उसका मीडिया डाला जाता है, उससे नेक्स्ट तैयार होता है। ऐसे करते करते से 1, 2, 3, 30, 200, 1M, CM, 10M ऐसी सारी दवाइयाँ बनती है। माने अंत में आप देखेंगे उस दवाई में मूल दवाई की मात्रा कम होती है। इसको अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये वाइटल फोर्स पर बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा, आत्मा किसी को दिखता नहीं लेकिन आत्मा है, क्योंकि वो निकल जाता है तो मनुष्य ही रहता नहीं है। ऐसे ही होम्योपैथिक दवाई का कार्य है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है, डॉक्टर नावंदर होलिस्टिक वेलनेस सेंटर और उनके टीम का ऐसा मानना है कि आप निरोगी सहजता से रह सकते हैं। रोगी होना बहुत मुश्किल काम है। एक बहुत ही मेरा व्यक्तिगत उदाहरण आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। मुझे स्वयं आज से 6 वर्ष पूर्व हाइपरटेंशन था, डायबिटीज़ था और इम्यूनिटी लेवल मेरी कम थी। जब मैंने डाइट, होम्योपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को जिसको हम कहेंगे समग्र चिकित्सा, आज के घड़ी में हो क्या जाता है, जो फैकल्टी का व्यक्ति है, चाहे आयुर्वेद रहो, चाहे होम्योपैथ रहो, चाहे आयुर्वेद रहो, चाहे यूनानी रहो, चाहे नेचुरोपैथ रहो, ये किसी की मदद लेना ही चाहता नहीं। ये सब अकेला करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है एक्सेप्ट इमरजेंसी मेडिसिन करके। और अगर आप समग्र चिकित्सा करेंगे, क्योंकि डाइट आप ठीक करेंगे तो आपका आने वाला कल सुनहरा होगा। कैसे सुनहरा होगा? आपका डिसीज
होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल जाएगा और आपकी जो रिजल्ट कि जिसके कारण आपको रोग आपके नज़दीक ही आएगा नहीं। ये एक बात। दूसरी बात, आपका डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा। तो जिन बैक्टीरिया को हम कारण मानते हैं, जिस वात पित्त कफ दोष को हम कारण मानते हैं, जिस सोरा सिफिलिस साइकोसिस को हम कारण मानते हैं, जिस मल को हम कारण मानते हैं, जिस अम्ल को हम कारण मान सकते हैं, वो जगह तैयार नहीं होगी। आपकी अगर भूमि, आपकी अगर ज़मीन साफ सुथरी और हेल्दी है तो उसके ऊपर आने वाली जो पैदावार होगी वो निश्चित रूप से हेल्दी पैदावार होगी। इसलिए पुनः मेरा ऐसा कहना है कि निरोगी रहना बहुत आसान है, रोगी होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको और मेरा ही दूसरा उदाहरण शेयर करता हूँ। मैं, मेरे परिवार और मैंने अनेक रोगी इन सारे चीज़ों से रोग मुक्त हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, विगत 15 जनवरी 2020 से मैंने कुक फूड, पर्टिकुलर ध्यान दीजिए, कुक फूड माने अनाज, दाल, चावल, रोटी, इस चीज़ का मैंने ग्रहण किया नहीं। आज लगभग 285 दिन हो गए, इन दिनों में मैंने ग्रहण किया नहीं। ये मेरा तो 285 दिन का एक्सपीरियंस है। मुझसे भी अधिक प्रदीप भाई शाह या विगत 30 महीने से अधिक हो गए ले नहीं रहे। झरनाबेन पटेल, उन्होंने कई सालों से लिया नहीं, उनका तो पूरा परिवार करता है। हम तीनों को छोड़ने के बाद में भी ऐसे कई लोग हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं हैं। और ये तपस्या सुमरन जो है, ये एनडीएच जो है, ये जिसको हम डाइट शेड्यूल बोलेंगे, मैं तो कहूँगा इसको नेचर कहिए सीधा सीधा। नेचर के साथ जो दोस्ती करेगा वो जीवन में खुशहाल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मेडिकल प्रोफेशन से पिछले 42 साल से 42 ईयर्स, सिंस 42 ईयर्स मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। और मेरे समझ में आया कि हम रोग को दुरुस्त करते नहीं हैं, केवल उसके सिम्टम्स को दुरुस्त करते हैं, टेम्परेरी उस डिसीज़ को दुरुस्त करते हैं। कोई भी चिकित्सक ये गारंटी नहीं लेगा कि आप रोगी नहीं होगे। हम भी समझते हैं कि रोगी होना तो कैसा हमारा मूल प्रकृति है, कुछ उम्र के बाद में हम रोगी हो गए, लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं उम्र की 62 वर्ष को पूर्ण करके अभी आने वाले समय में 63 वर्ष में पदार्पण करूंगा। मेरे जैसे डाइट फॉलो करने वाले अनेक लोग हैं कि जो इससे भी अधिक उम्र है, किसकी 70 है, 75 है, फिर भी वो 100% निरोगी है। आज भी उन्हें अगर 10 किलोमीटर आप कहेंगे चलना है तो वो बिल्कुल रुकते नहीं हैं। हमारे IAS मेरिट के द्वारा हर वर्ष दिसंबर माह में, शायद थोड़ा आगे पीछे का समय हो सकता है, लगभग रोजाना 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं 7 दिन तक के, और केवल नींबू शहद पानी लेकर। मुझे बताइए एनर्जी कहाँ से आ रही है रोजाना उनमें? कुछ भी नहीं, केवल डाइट नहीं लेने से, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से और अच्छी नींद आने से एनर्जी का निर्माण होता है। माने प्रकृति के साथ जुड़िए और सुंदर जीवन पाइए, प्रकृति के साथ जुड़िए, निरोगी जीवन पाइए। इस संदर्भ में, आपके शरीर के संदर्भ में, आपके व्याधि के संदर्भ में, आपके किसी विचारों के संबंध में, किसी जिज्ञासा के संदर्भ में कोई अगर प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप हमें अवश्य संपर्क करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9420189153। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके किसी भी प्रश्न का जितना संभव हो, हम भी परिपूर्ण नहीं है, आप भी परिपूर्ण नहीं है, इस प्रकृति में कोई परिपूर्ण नहीं है, लेकिन हम समग्र मिलके एक अच्छा भारत देश, एक अच्छा विश्व बना सकते हैं। पुनः आप सभी को आज की मंगलमय शुभकामनाएं। साथ ही श्री प्रदीप जी शाह, इनको मैं धन्यवाद देता हूं, जो वेगन एक्सपो होने जा रहा है उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इतना ही नहीं, जो लोग इस वेगन एक्सपो के साथ जुड़े गए, अगर उन्होंने ये सारे चीज़ों का फॉलो किया तो उनके जीवन में भी निश्चित रूप से निरोगी जीवन आएगा, चाहे डिसीज़ आपका कितना भी क्रिटिकल हो। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। पुनः मैं ये बात कहता हूँ, अपवादात्मक कुछ बातें हो सकती है, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम से लगाकर मेंटल प्रॉब्लम तक के ये सारी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। पुनः अंत में आपसे यही निवेदन करूँगा, निरोगी रहना बहुत आसान है, रोगी होना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।